नमस्कार दोस्तों, अगर आपने ये पेज ओपन कर ही लिया है तो आप इसको अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरा भाग 2 का पहला चैप्टर, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और इस पार्ट में से या तो पद या प्रश्न परीक्षा में 100% पूछा जाता है, इसलिए अगर आपने इसको ओपन कर ही लिया है तो आप इसको अंत तक देखें। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज का पहला पार्ट जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, कार्नेलिया का गीत। तो अब इसको हम देखेंगे। अभी इस पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी अपने साथी अरुण से चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो भारत देश की जो विशेषता है या सुंदरता है उसका किस तरह से, बहुत अच्छी तरह से जयशंकर प्रसाद ने इसका वर्णन किया है इस पद में या इस गीत में। तो देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। आप एक एक लाइन को ध्यान से सुने, और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप चाहो तो उसको लिख भी लें कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अगर जयशंकर प्रसाद इसमें कह रहे हैं कि हे अरुण, हमारा जो देश है इतना मधुर और सुंदर है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो आप क्षितिज का मतलब तो जानते ही होंगे। क्षितिज का मतलब वह स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलता हो। अब आप सोच रहे होगे धरती और आसमान तो कभी मिलता ही नहीं, वही देखने में, यहाँ कहने का मतलब जो अपन देखते हैं दूर तक, और ऐसा एक सीमा आ जाती है जहाँ ऐसा दिखाई देता है कि बादल जो है वो धरती से टकरा रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ पर जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती है उस स्थान को हम क्षितिज बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा देश इतना सुंदर है कि क्षितिज जो अनंत तक है उसको भी धरती पर या भारत में आके सहारा मिलता है। तो भारत देश का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि हमारा देश इतना मधुर और सुंदर है कि यहाँ अनजान क्षितिज को एक सहारा मिलता है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी जो बताना चाहते हैं वो ये हैं कि भारत के लोग इतने अच्छे हैं, इतने करुणामयी हैं, इतने सुंदर हैं कि अगर कोई अनजान व्यक्ति कहीं से आता है, चाहे देश से हो, विदेश से हो, प्रदेश से हो, कहीं से भी आता हो, तो यहाँ का हर व्यक्ति उसके मन में क्या रहता है, प्रेम रहता है। मानो कि अपने भी घर पे अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है कोई बनकर, तो अपन उसको कहीं ना कहीं सहारा दे ही देते हैं, उसको अपने घर रुक लेते हैं। भाई रुक जाइए, आज नाइट हो गई है, आप कहाँ जाओगे, तो आज की नाइट हमारे घर मेहमान बन के रुक जाइए। तो हम उसको एक अपने देश की परंपरा है ना, अतिथि देवो भव। तो कहने का मतलब अनजान व्यक्ति को भी भारत में सहारा मिलता है, इतना हमारा देश सुंदर है। अगला उन्होंने लिखा है, सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। देखो कितनी सुंदर बात है, सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सूर्य से जो आने वाले प्रकाश की किरणें हैं, जब वो आती हैं धरती पर, तो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उन पेड़ की शाखाओं पर टकराने के बाद जब उनकी शाखाओं को चीरती हुई धरती पर गिरती हैं तो यहाँ पर नृत्य करने लगती हैं। तो देखो कितनी सुंदर बात कही है कि सरस तामरस गर्भ विभा, अर्थात तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो धरती पर पहुँचती है, और जैसे ही पहुँचती है तो यहाँ ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं उन पेड़ों से टकराने के बाद उनकी शाखाओं से चीरती हुई धरती पर आती है तो नृत्य करने लगती है। अगला उन्होंने लिखा, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सहारा। कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर इतना सुंदर है कि चारों ओर हरियाली हरियाली फैली हुई है और ऐसा लगता है कि प्रकृति ने मंगल कुमकुम छिड़क रखा हो। और दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा भी है कि मंगल कुमकुम से क्या आशय है, या फिर यहाँ पर कुमकुम को मंगलमयी क्यों कहा जाता है। तो हम जानते हैं ना कुमकुम को मंगलमयी किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे पूजा अर्चना आरती, इन सब में कुमकुम का उपयोग भी किया जाता है, इसको मंगलमय माना जाता है, इसलिए मंगलमय कहा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे देश की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि मानो धरती पर हरियाली रूपी मंगल कुमकुम छिड़क रहा हो। अगला उन्होंने कहा है, लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। देखो यहाँ पर इतना सुंदर देश है कि छोटे छोटे जो पक्षी हैं अपने पंख को फैलाकर हवा के सहारे सहारे चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो छोटे छोटे धनुष आकाश में उड़ रहे हो। लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। तो इतनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि संजय, जब हमारे भारत की बात करें तो शाम के समय आपने भी देखा होगा, लाइन से कतार से बहुत सारे पक्षी
पंख फैलाकर ऐसे उड़ते हैं मानो कि बड़े छोटे छोटे सुंदर धनुष आकाश में उड़ रहे हो। तो कवि ने कहा है। और एक और सुंदर बात है, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ निज नीड़ प्यारा। तो देखो यहाँ पर कवि ने कहा है कि उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ निज प्यारा। कहने का मतलब हमारे देश की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा देश है हमारा, इतना सुंदर देश है कि विदेश से आने वाले यानी अनंत दिशाओं से समुद्र की को पार करते हुए ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो हमारे देश की ओर मुँह करते हुए उड़ते हुए चले आते हैं। उनको लगता है कि हमारा जो निजी हमारा घोंसला हमारा निवास स्थान यहीं पर है, और अपने देश को अपना देश समझते हुए अपना आश्रय समझते हुए ऐसे विदेशी पक्षी भी हमारे देश में आते हैं। और आपको तो ये बात तो पता होगा कि हमारे भारत में एक केवला देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है राजस्थान के भरतपुर में। वहाँ पर साइबेरियन पक्षी प्रति वर्ष आते हैं और वहाँ पर कम से कम 6 महीने तक वो यहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद जब यहाँ की मौसम ऋतु ये बदल जाती है, चेंज हो जाता है, तो पक्षी वापस साइबेरिया चले जाते हैं और फिर वो अन्य मौसम में फिर वो यहाँ आ जाते हैं। तो 6 महीने तक यहाँ रुकते हैं और यहाँ अब आप ये एक कुदरत का करिश्मा है, ये पता नहीं क्या है, या उन पक्षियों को किस तरह पता चलता है कि मुझे यहीं आना है, 6 महीने रुकना है, जाना है, और ऐसा प्रतिवर्ष हमारे देश में होता है। तो कहने का मतलब ये केवल कहानियाँ मात्र नहीं है, गीत मात्र नहीं है, कहीं न कहीं इनका प्रकृति से कोई कनेक्शन या संबंध जुड़ा हुआ है। तो कवि लिखते हैं कि उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड यानी होता है घोंसला, निज प्यारा यानी कि अपना प्यारा। तो कवि ने कहा कि हमारा देश इतना सुंदर है कि यहाँ पर विदेशी पक्षी भी अपना यहाँ पर आश्रय समझकर इसकी ओर मुँह करते हुए उड़कर चले आते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाचल। और यहाँ के लोगों की तो बात ही अलग है। कवि क्या लिखते हैं देखो, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाचल, अर्थात यहाँ के लोग इतने करुणामयी हैं कि इनके जो आँखों से बरसाती जो मतलब बरसात बहने लगती हैं। अर्थात ये लोग इतने प्यारे हैं, इतने करुणामयी हैं कि दूसरों के दुख को भी देखते हैं ना तो अपना दुख समझते हैं, दूसरों के दुख में शामिल हो जाते हैं, दूसरों के दुख को देखकर इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो भारत देश के लोगों की सुंदरता का वर्णन कवि ने करते हुए कवि कहते हैं कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, अर्थात यहाँ के लोग इतने करुणामयी हैं ये दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं और उनकी आंखों से भी करुणा के बादल या करुणा के आंसू छलकने लगते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। तो देखो, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, मतलब अनंत से आने वाली। आपको पता है समुद्र का कोई किनारा नहीं, कितनी दूर से समुद्र में लहरें उठ के आती हैं, उठकर उछाल मारती चली आती है, उसको कहीं कहाँ सहारा नहीं मिलता है। लेकिन कवि कितना सुंदर बात लिखते हैं कि वो जो लहरें हैं वो अनंत से आती हैं और भारत को लिखते हैं कि वो जो लहरें अनंत से आती हैं और भारत की भूमि को छूकर या टकराकर उनको यहाँ पर सहारा मिल जाता है, आसरा मिल जाता है कि ना, तो यहाँ पर आकर वो शांत हो जाती है। अर्थात अनंत समुद्र में जो लहरें आती है ऊंची नीची होती हुई आती है और भारत की जब भूमि को स्पर्श करती है तो वो अपना सहारा समझकर यहाँ आकर शांत हो जाती है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती लुढ़काती सुख मेरे। देखो, कवि लिखते हैं कि भारत देश इतना सुंदर है कि सुबह सुबह की जो प्रातःकालीन किरणें हैं, सूर्य की किरणें, वो ऐसा लगता है कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, अर्थात सोने का कलश। हेम कुंभ का मतलब था सोने का भरा हुआ कलश। तो सोने का कलश लेकर आती हो और भारत में समृद्धि रूपी सुख उड़ेलती हो। इस तरह से कवि भारत की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत इतना सुंदर देश है कि यहाँ पर उषा काल की किरणें हैं वो भी सोने का कलश लेकर आती हैं और भारत में सुख समृद्धि बिखेरती हैं। और देखो अंत में क्या कितनी अच्छी बात लिखी कि मंदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। और प्रातःकाल सुबह सुबह ऐसा लगता है कि मानो इस देश की रखवाली तारे कर रहे थे। तारे रात भर जाग कर जब जगकर रजनी भर तारा, अर्थात पूरी रात जगकर तारे इस भारत देश की रखवाली कर रहे हो और सुबह सुबह ऐसा लगता है कि मानो इनको नींद आ रही हो या नींद में उग रहे हो, ऐसे तारे दिखाई देते हैं।
तो देखा होगा आपने सुबह सुबह तारे मतलब ऐसे दिखाई देते ना, बिल्कुल कम लाइट में डिम डिम दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी इनको नींद आ रही है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति रात भर जागता है और सुबह सुबह उसकी क्या हालत होती है, कैसे ऊँगता है वो इधर उधर। उसी तरह ऐसा कवि कहते हैं कि तारे भी हैं रात भर जाग कर भारत देश की सुंदरता को निहार रहे थे या भारत देश की रखवाली कर रहे थे, और सुबह सुबह इनको भी अब नींद आने लगी हो। ऐसा हमारा देश सुंदर है। तो दोस्तों शायद आपको ये समझ में आया होगा। मैं वापस पूरा एक एक लाइन का वापस अर्थ बता रहा हूँ, एक बार आप फिर ध्यान से सुने। कवि अपने मित्र अरुण से कह रहे हैं कि हे अरुण, ये हमारा जो देश है इतना मधुमेह है। पहली लाइन का अर्थ है अरुण ये मधुमेह देश है, अर्थात हमारा जो देश है अति सुंदर और मधुर है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थात कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर अनजान क्षितिज को भी एक सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिका। अर्थात कवि कह रहे हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जब तरुशिका यानी पेड़ की शाखाओं से चीर कर धरती पर गिरती है तो यहाँ पर आकर वो नृत्य करने लगती हैं। अगला उन्होंने कहा है छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अर्थात शब्द जो हरियाली इस तरह से फैली हुई है कि माना प्रकृति पर मंगल कुमकुम छिटक रहा है। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। अर्थात जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो पंख अपने परों को फैलाकर शीतल आकाश में इस तरह से पंक्ति नुमा उड़ते हैं, ऐसा लगता है कि मानो छोटे छोटे धनुष आकाश में उड़ रहे हो। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ निज प्यारा। अर्थात भारत देश इतना सुंदर देश है कि यहाँ पर पक्षी भी अपना आश्रय समझकर, अपना देश समझकर, अपना घोंसला समझकर इसकी ओर मुँह करके उड़ते हुए चले आते हैं। पक्षी भी हमारे देश की ओर मुँह करके उड़ते हुए चले आते हैं। अगला है बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। अर्थात यहाँ के जो लोग हैं वो इतने करुणामयी हैं कि मतलब दूसरों के दुख में भी उनकी आँखों से करुणा के बादल बरसने लगते हैं। अर्थात करुणा रूपी आंसू उनकी आँखों से निकलने लगते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अर्थात अनंत से आने वाली लहरें जब भारत की भूमि से टकराती हैं तो उनको यहाँ सहारा मिलकर, अपना आसरा मिलकर यहाँ पर वो शांत हो जाती हैं। हेम कुमले उषा सवेरे। अर्थात सुबह सुबह का जो प्रातःकालीन किरणें हैं ऐसा लगता है हेम कुंभ का मतलब सोने का भरा हुआ कलश, तो सोने का कलश लेकर भारत के अंदर लुढ़का रही हो। मदिर उगते रहते जब कर रजनी भर तारा। अर्थात तारे जो हैं ऐसा लगता है कि रात भर जाग कर इन्होंने भारत की सुंदरता को देखा हो या भारत की रखवाली की हो, और अब ये सुबह सुबह ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ऊँग रहे हो, ये नींद में ऊँग रहे हो। इस तरह से दोस्तों ये पूरा शायद आपको और समझ में आया होगा। तो ये पद परीक्षा में आ सकता है। साथ ही साथ क्या हो सकता है कि इसके प्रश्न ज़रूर आ सकते हैं, या तो पद आएगा या फिर प्रश्न आएगा। तो इसके कुछ प्रश्न भी दे रखे। देखो कार्नेलिया के गीत के कुछ प्रश्न हैं। देखो इसमें पहला प्रश्न जो है उसका तो उत्तर सारा मतलब इसमें से लिखना है कि किन किन विशेषताओं का वर्णन किया भारत के बारे में। आपको बताना है कि भारत जो है वो किस तरह, भारत की विशेषता के बारे में बताना है। जो कवि ने इसमें बताया है कि किस प्रकार यहाँ पर लोगों को सहारा मिल जाता है, यहाँ के पक्षी किस तरह से उड़ते हैं, मतलब जो अपन ने अभी समझा वो सारा का सारा इसमें लिखना है ना। अगला है उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या अर्थ व्यंगित हुआ है। मतलब इसमें आपको बताना है कि उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल मतलब यहाँ के पक्षियों की स्थिति, और जो बरसाती आंखों के बादल है अर्थात लोगों के मन में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है उसका अर्थ आपको बताना है। अगला है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखो एक जो पंक्तियाँ आती है दो, उसमें एक तो काव्य सौंदर्य भी आता है और एक भाव सौंदर्य भी आता है। भाव पक्ष कला पक्ष जिसको बोलते हैं अपन। तो काव्य सौंदर्य का मतलब आपको इसमें बताना है कि इसमें लिखने में कवि ने कौन कौन सी कला का उपयोग करा, मतलब इसकी भाषा कौन सी है, इसमें छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, ये चीज़ें इसमें बतानी है काव्य सौंदर्य में। ठीक है, अगर इसमें पूछा भाव सौंदर्य पूछा होता तो फिर ये जो लाइन है इसका अर्थ लिखना होता है। तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि लिखना क्या है, अर्थ लिखना है या फिर कुछ और लिखना है। तो अगर आपसे पूछे शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य तो फिर आपको इसमें बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, और कवि इसमें किस तरह से मतलब वर्णन, किस चीज़ों का उन्होंने किस सुंदर तरीके से वर्णन किया है। ठीक है, अगला है जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना, मतलब इसका आपको अर्थ बताना है कि भारत देश इतना सुंदर है, इतना कि यहाँ पर अनजान क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है। अर्थात अगर विदेश से या बाहर से कोई व्यक्ति आता है, अनजान व्यक्ति, तो उसको भी भारत में सहारा मिल जाता है। कविता में व्यक्त
प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखो। इसमें कवि ने प्राकृतिक जिन जिन चित्रों को लिया है ना, इसमें उसको उनको वर्णन करना। जैसे सूर्य को इसने बताया हेम कोमले उषा सवेरे, है ना। इसके अलावा समुद्र में उठने वाली लहरों के बारे में बताया इन्होंने। ऊंचे ऊंचे पहाड़ के शिखाओं के बारे में बताया कि शिखाओं से जब गुजरती हुई सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है तो नृत्य करने लगती है। तो प्राकृतिक सभी चित्रों का कवि ने इसमें वर्णन किया है सुंदर तरीके से, तो आपको बताना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा पद्यांश। और अगर आपको ये समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करो, और हमें बताएं आपको जो भी पार्ट समझ में नहीं आता है हिंदी का, आप हमें बताना, कमेंट करके बताना। मैं उसका सीधा अगला वीडियो इसमें डाल दूंगा। एक छोटा सा प्रयास है हमारा, और प्रयास को साकार बनाने में आप लोग सहयोग बनाए रखें। और अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है। और इसमें अगर आपको जो कमियां और त्रुटियां दिखाई देती है कि आपको वॉइस की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और चीज़ों की प्रॉब्लम है, आप हमें बताएं। आपको अगले वीडियो में इस तरह की शिकायत नहीं आएगी। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों को इस चैनल पर जोड़ें, ताकि आप अधिक नई नई जानकारियों के साथ हमारे से जुड़ सकें। हमारी जो एकेडमी है डायमंड एकेडमी, आपके लिए